ये वीडियो बनी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल बोर्ड परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर दो प्रकार के स्टूडेंट बढ़ गए हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम नवंबर से पहले सितंबर लास्ट तक कैसे अपने सिलेबस को पूरा करें, और एक ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो चाहते हैं कि वो सितंबर तक अपना पूरा सिलेबस पूरा तो कर लें, साथ ही साथ जब नवंबर होने वाला हो तो मिड नवंबर से पहले पहले वो पूरे सिलेबस को रिवाइज भी कर चुके हो, ब्रेन में मेमोराइज भी कर चुके हो, ताकि आप प्री बोर्ड एग्जाम में भी बेस्ट परफॉर्म करें और आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए भी बिल्कुल फ्री टाइम मिले पूरे एग्जाम तक। तो बिल्कुल कंप्लीट ये स्ट्रेटेजी आपको, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इसी स्ट्रेटेजी से टॉपर तक पहुंच सकता है और एक टॉपर बनने वाले स्टूडेंट भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपनी जर्नी को और ज़्यादा हेल्पफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, हम लोग का गोल क्या है। बोर्ड परीक्षा 2026 मुख्य रूप से ये चैनल बिहार बोर्ड की परीक्षा को कवर करता है, तो उसी गोल के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपके पास 2 महीने 15 दिन का समय है, क्योंकि मैं नवंबर को आधा मान रहा हूँ, मिड नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर के आसपास या उसके बाद से आपका सेंटअप का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जिसमें कि आपको एक गोल रखना है। वो गोल क्या होगा और सेंटअप के एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं किस चीज़ को लेकर। सबसे फर्स्ट तो देखिए सिलेबस, चूँकि आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हैं, चाहे पहले वाले प्रकार में आते हैं चाहे दूसरे वाले, सिलेबस तो आपका मुख्य गोल है ही, क्योंकि अगर इसमें डाउट है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट ये ज़रूर है कि जब दो तरीके के स्टूडेंट में डिवीज़न हुआ है, एक स्टूडेंट जो कि सिर्फ सिलेबस पूरा करना चाहता है, एक स्टूडेंट जो कि सिलेबस रिवीजन दोनों करना चाहता है, तो क्यों ना दोनों के लिए एक परफेक्ट गोल बताया जाए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अब भी आपके पास जो जो बच गया, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आपने जो जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मुझे लगभग इस बात की पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक जो भी चैप्टर कंप्लीट किया है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर की श्रेणी में आता है। यदि आप एग्जांपल ले लें फिजिक्स का, अगर आपने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 किया है, चैप्टर 2 किया या 3 किया, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में आता है। केमिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3 किया, वो भी इम्पॉर्टेंट में आता है। बायो का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम किया, वो भी इम्पॉर्टेंट में आता है। हिस्ट्री का आपने चैप्टर 1, 2, 4 इस टाइप से किया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपका जितना सा भी सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट हुआ है, अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होंगे तो वो पोर्शन जरूर इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। यानी अब आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर 0 से लेके एडवांस तक जो है क्लियर है। अब जो आपका सिलेबस बचा होगा उसमें प्रोबेबली ज़्यादातर ऐसे चैप्टर होंगे जिनका वेटेज आपने जो चैप्टर पढ़ लिया है उसके वेटेज से कम होगा। भले ही वो चैप्टर इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मेरी बात को ध्यान से कैच करने का प्रयास कीजिए कि आपने सितंबर से पहले जो चीज़ आपने पढ़ लिया होगा, वो चैप्टर जो इससे पहले पढ़ा गया और वो चैप्टर जो इसके बाद पढ़ा जाएगा, तो पहले वाले का वेटेज बाद वाले के वेटेज से हमेशा ज़्यादा होगा। ये आपको याद रखना, यानी पहले वाले का जो वजन होगा, इंपॉर्टेंस होगा, वो अब जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उससे ज़्यादा होगा। यानी जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के लिए, मान लीजिए कि वो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अब आपको क्या करना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट तो है बट पहले वाले के कंपेयर में कम इंपॉर्टेंट है, उसको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। और ये स्मार्ट तरीका क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो भी चैप्टर आपके पास बच गया, फर्स्ट स्ट्रेटेजी आपको क्या अपनाना है कि शायद आपके पास क्रैश कोर्स का कोई रिकॉर्डेड हो या वन शॉट का कोई लेक्चर हो या ऐसा चैप्टर जिसमें कम लेक्चर हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जो चैप्टर आपके पास बचा है प्रोबेबली उसके लेक्चर भी कम होंगे, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ही कम है। तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि एक बार लेक्चर देखना है। बिना लेक्चर कोई उपाय नहीं, नो शॉर्टकट, अच्छे से लेक्चर देखना है। अब जो आप नेक्स्ट स्टेप करते थे कि लेक्चर देखने के बाद उसका प्रैक्टिस करते थे, फुल एनसीईआरटी सॉल्व करते थे, फुल ऑब्जेक्टिव लगाते थे, अब आपको वो नहीं करना है। अपनी स्ट्रेटेजी को पट से बदलना है, ठीक है। बदलना ये है कि उसी लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर में हर क्लासेज में ऑनलाइन में जनरली ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव आपको लेक्चर के ही लास्ट लेक्चर से कंप्लीट करना है। और सब्जेक्टिव आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज वाला।
चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाला जो क्वेश्चन होगा उसको करने से क्या होगा कि चूंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होगा उसमें एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, और एनसीईआरटी के वैसे क्वेश्चन होंगे जो पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी के वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो नहीं पूछे जाते, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में तो वही होता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक को एक बार सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न तो क्लियर होंगे, आपका एनसीईआरटी वाला भी पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा में आप अपना कॉन्सेप्ट भी चेक कर लेंगे कि हाँ जो मैंने पढ़ा उसका तो मैंने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। साथ ही साथ अगर आप ये लेक्चर वाले ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे तो 90% चांस है कि इसी में आपका पीवाईक्यू वाला ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी के पोर्शन का जितना ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर लीजिए, या पीवाईक्यू का जो ऑब्जेक्टिव बचा है उसे पूरा कर लीजिए। इसमें आपका मुश्किल से 1 दिन टाइम लगेगा, 1 दिन में 1 चैप्टर। मान लीजिए हिस्ट्री में आपका 4 चैप्टर बाकी है, 4 दिन में हिस्ट्री खत्म। इकोनॉमी में मान लीजिए आपने कितना 4 चैप्टर पढ़ा, उसमें 3 बाकी है, 3 दिन में वो खत्म। मान लीजिए आपका जियोग्राफी का 1 ही यूनिट पढ़ा है, बहुत सा यूनिट बाकी है, तो 2 से इम्पोर्टेंट यूनिट पे फोकस कीजिए, 2 से 3 दिन में जियोग्राफी खत्म। फिजिक्स बाकी है, 2 दिन में फिजिक्स। इस तरह से आपको मैक्सिमम तो आपका एक सब्जेक्ट में, मुझे इतना तो उम्मीद है ही कि आपका अब जो कुछ भी बचा है ना वो एक एक सब्जेक्ट 3-3 4-4 दिन का काम है, वो 3-4 दिन मैंने मैक्सिमम बता दिया, इस रिस्पेक्ट से कि आप 1 दिन में 1 चैप्टर कर रहे हैं। अगर आप उस लेवल पर आ जाएं कि 1 दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर करना शुरू कर दें तो आप पूरे एक ही हफ्ते में अपना सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फटाक से कि अगर आपका सिलेबस जो है इस स्ट्रेटेजी के साथ किसी भी हाल में आप भले ही थोड़ा, मैंने ऐसा जैसे कि पूरे सितंबर महीने में आपके पास 30 दिन का समय है, और अगर एक चैप्टर करने में 1 दिन लग रहा है मैक्सिमम, तो आप 30 चैप्टर कर पाएंगे इसमें। और अब तक आपने इतने दिन से आप क्या किया, क्या पढ़ाई नहीं किया? कुछ तो इतना तो है कि पूरे कुछ भी आप मिला लेंगे तो लगभग आपका कितना भी बैकलॉग होगा तो वही होगा 25-30, इतना ही चैप्टर के लगभग। तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे। और किसी का बैकलॉग अगर 15-20 है ना, तो आपका तो अगर एक एक दिन डिस्ट्रैक्ट भी हो गया, या फिर एक दिन कंसिस्टेंसी किसी कारण टूट गया, या एक दिन आपने कोई चैप्टर थोड़ा लंबा था उसको 2 दिन खींच लिया, तो भी आप इस सितंबर में ही सब कुछ अपना कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आप सारा चीज़ सितंबर में कंप्लीट करते हैं तो अब बात करते हैं कि फटाक से सितंबर तक आपको कैसे रिवीजन करना है। देखिए किस तरह से मैंने दोनों स्टूडेंट पे फोकस किया। जिन स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा भी सिलेबस बाकी है वो भी सेम स्ट्रेटेजी लगाए, और जिनका कम भी बाकी है वो भी सेम स्ट्रेटेजी लगाए, क्योंकि ये वाला जो आपने बचपन में वो कहानी सुना था खरगोश और कछुआ की रेस। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि अभी मेरा सिलेबस बहुत आगे है, और कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि इनका सिलेबस बहुत पीछे है, तो जिनका पीछे है वो तो अपनी मेहनत को 2x कर दें, और जिनका आगे है वो भी अपनी मेहनत को कम से कम 1x पर रखें। ऐसा नहीं कि 0.5 हो जाना है, घटना नहीं है, बल्कि आगे की तरफ बढ़ते रहना। चाहे क्या होगा अगर आप ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, इनके बराबर ही पढ़ लेंगे तो अच्छा है ना कि एक हफ्ते में फिर आप आगे रह जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना, ये नहीं कि हम बहुत आगे हैं तो रुक जाना है। तो एक बार आप अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आपके पास समय होगा पूरे अक्टूबर का 31 दिन और पूरे नवंबर का 15 दिन, यानी लगभग आप 46 दिन होता है, मैं 45 मानता हूँ। अब आपको इस 45 दिन में क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। पता है क्यों, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है, मैं 2 तरीके के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, बोर्ड और सेंटअप, बोर्ड और सेंटअप। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि बोर्ड एग्जाम जैसा होगा हूबहू उसी पैटर्न पे सेंटअप का एग्जाम होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि 100% प्रश्न आएगा, उसमें आपको 50% बनाना है। सेंटअप में क्या होगा, 100% आएगा, 50% बनाना है। लेकिन बाई चांस आपके पास बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न आ गए जिसमें कि आप 50% ही नहीं साध सके, मुश्किल हो रहा है आपको ये बनाना, तो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है कि आप एक अंदर से रिलैक्स और पूरा फ्री हो जाएं कि हाँ मैंने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लिया। मतलब मेरे बात को फिर एक बार ध्यान से कैच कीजिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए आप पे एक नई चीज़ अप्लाई होती है जिसका नाम है नो रिस्क।
कोई भी रिस्क आप बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं ले सकते। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा सिलेबस करें, पूरा रिवीजन करें। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े कि मैं इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लूंगा तो बोर्ड का तो पेपर वैसे भी बन जाएगा। इस चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस वाली सिचुएशन में आके फंस जाएंगे, रिस्क वाले। तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एक ही चीज़ अप्लाई करना है, नो रिस्क। लेकिन चूंकि आप सेंटअप का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें रिस्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, स्कूल में एग्जाम होगा। तो इसमें क्या है कि यदि आप एक बार बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको हड़बड़ाना नहीं है कि सेंटअप तक हम पूरा रिवीजन भी कर लें। अगर आप सेंटअप होते होते पूरा रिवीजन नहीं भी कर पाए, आपका रिवीजन मान लीजिए 60% ही हुआ, 40% छूट भी गया, तो भी आपको सेंटअप एग्जाम में आप पूरा नंबर 450 प्लस ला सकते हैं। कैसे? कि वही बात है कि बनाना 50% है। तो आप बोलेंगे ये चीज़ हम बोर्ड एग्जाम में क्यों ना करें? तो फिर मेरी बात को कैच कीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको एक चीज़ ध्यान से अप्लाई करना है, नो रिस्क। कोई रिस्क नहीं लेना, कोई इस भरोसे बैठना ही नहीं है कि मैं 50% 60% करके जाऊंगा, पेपर तो बन ही जाएगा। बिल्कुल नहीं, टाइम है तो आपको पूरा करना है। तो जब आप सेंटअप आते आते जितना सा भी पोर्शन को रिवाइज कर पाएँ, 60 कर पाएँ, 65 कर पाएँ, 50% सिलेबस कर पाएँ, बस आपको उसे बिल्कुल स्कैन्ड फॉर्मेट में रिवीजन करना है कि आप भूलें नहीं बोर्ड तक, चाहे आप कितना भी सेंटअप तक रिवाइज करें। उसके बाद आप सेंटअप एग्जाम बिना किसी रिस्क के आराम से दें। और फिर सेंटअप के बाद भी तो आपके पास आधा पूरा 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक का टाइम है, फिर दिसंबर का भी कुछ आधा है। तो आप इसमें अपना रिवीजन कंप्लीट करके मिड दिसंबर से या फिर जनवरी से आप लोग डेली सेट भी लगा सकते हैं। तो ये नहीं सोचना है, अभी बहुत सारे लोग इसी कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि समय बहुत कम है। हालांकि समय उतना कम है नहीं, समय भी बहुत है। पूरा सितंबर बाकी है सिलेबस करने को, पूरा अक्टूबर और पूरा आधा नवंबर बाकी है अच्छे से उसे रिवाइज करने को या और अच्छे से सिलेबस पूरा करने को। पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, 2 महीना बाकी है मॉडल सेट प्रैक्टिस करने को, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने को। पूरे फरवरी का 15 दिन रिलैक्स होके बाकी है आपको फिर प्रैक्टिस और रिवीजन करने को। तो टाइम की कोई कमी नहीं है, बस ऐसा हमें लग रहा है कि टाइम कम है। अगर आप एक बार फोकस कर लें तो टाइम सच में बहुत है। रही बात रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी को, तो आज से लगभग 1 या 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, सितंबर में ये काम करो। उस वीडियो में मैंने परफेक्ट शेड्यूल के साथ ये बताया है कि किस स्ट्रेटेजी के साथ आपको रिवीजन करना है जिससे आप सारे सिलेबस को आसानी से रिवाइज कर पाओ। कंप्लीट स्ट्रेटेजी हर वीक की, हर स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल और प्लान बताया गया है। आप उस वीडियो पर जाकर अभी चैनल पर जाके देख लीजिए। इस जर्नी में आपके साथ एक और समस्या आ सकती है, वो ये कि हर चीज़ में आपको डबल ऑप्शन देखने को मिलेगा। बट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है वो चूंकि डबल रहेगा, लेकिन इतना कम रहेगा कि 2 में से 1 क्वेश्चन बनाना है। इतना कम रहता है आपके पास ऑप्शन, या 8 में से 4 क्वेश्चन बनाना है और पता चला सब बहुत टफ है। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? खासकर साइंस और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में आपको किस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बेस्ट परफॉर्म करना है? तो देखिए, आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। अब बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, पहले सुन लीजिए फिर कुछ डिसाइड कीजिएगा। ये लॉन्ग कलेक्टो एक ऐसा है जो कि पीडीएफ भी मिल सकता है और ये आप प्रिंटेड होम डिलीवरी भी ले सकते हैं। इसका क्या होगा? तो देखिए, इसके सबसे पहले खासियत को बताते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कैटेगरी करके सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब पूरे क्वेश्चन बैंक का लॉन्ग क्वेश्चन, पूरे मॉडल पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन, लगभग जितने भी सरकारी मॉडल पेपर है, पूरे एनसीईआरटी का लॉन्ग क्वेश्चन, लगभग इन सब को मिला के जो ट्रेंड बनता है उसका सारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी बात करें तो कैटेगरी बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ रसायन शास्त्र का लॉन्ग क्वेश्चन, केमिस्ट्री का। तो इसमें पहला कैटेगरी है अभिक्रिया वाले लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा है परिभाषा वाले लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरा है स्तंभ को मिलाने वाले लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद फिर है आपका संरचना सूत्र लिखने वाले लॉन्ग क्वेश्चन, फिर आपका एक कैटेगरी है निम्न अभिक्रिया का समीकरण वाले लॉन्ग क्वेश्चन, फिर है अंतर वाले लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह से हर लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी है और अल्टीमेट पूरे सिलेबस में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं सारा है। यानी कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसे ही लॉन्ग कलेक्टो बोला जाता है। और ये केवल एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, इसमें आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मैथ। यानी पूरा साइंस, पूरा एसएसटी और मैथ का सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक ही पीडीएफ में। और ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं? व्हाट्सएप के जरिए। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 979897
3345। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। क्या प्राइस है इस पीडीएफ का? 99 में ये कंप्लीट पीडीएफ एक शुरू से जब से ये कंप्लीट लॉन्च हुआ है तब से लिया जा रहा है और ये अभी भी फिक्स है, नो चेंज 99। रही बात आप लोग इसे घर पर कितने में मंगा सकते हैं, तो यदि आप यूपीआई से पे करते हैं ऑनलाइन तो ये आपको 120 रुपया पहले दिन से, लॉन्चिंग के दिन से अब तक घर पर मंगाने का फीस 120 रुपया आपका होम डिलीवरी करके, ये पूरा इसी तरीके से प्रिंट होके होम डिलीवरी का फीस 120 है। लेकिन यदि आप फ्लिपकार्ट या मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो उनके चार्ज के अकॉर्डिंग ये आपको 130 रुपया या 135 रुपये में होम डिलीवरी पड़ सकता है। तो बाकी पीडीएफ बहुत बेस्ट है आपके लिए, 99 में ये ले सकते हैं। सब बात, चूँकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पूरे ट्रेंड पर बना हुआ है और हर सब कुछ को बिहार बोर्ड के ट्रेंड का ही क्वेश्चन है, तो ये आपका सवाल रहता है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितना टकराता है। तो ये भरोसा आपको कर लेना चाहिए कि बनाने भर के प्रश्न, तो चूंकि ये बिहार बोर्ड, मेरे पर मत कीजिए कि ये मेरा है इसलिए टकराएगा, नहीं, चूंकि ये बिहार बोर्ड के ट्रेंड का है इसलिए वही बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट क्वेश्चन सेट करेंगे, तो पूरी टकराने का जो चांस है उसके लिए मैंने एक प्रूफ का वीडियो बना रखा है। तो इसी चैनल पर एक वीडियो है या फिर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लॉन्ग कलेक्टिव पीडीएफ से मेरे एग्जाम में कितना आया था। क्योंकि ये पीडीएफ मैंने डायरेक्ट आपके लिए नहीं बनाया, सबसे पहले इसका साइंस वाला पार्ट मैंने खुद के लिए बनाया था, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ अपने पढ़ने के लिए, किसी दूसरे को, किसी दोस्त को भी नहीं बताया था। तो फिर मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे टेली किया था उसी का मैंने प्रूफ डाला है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए।